नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं योर स्टॉक्स। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे और दिल्ली स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं हमारी सहयोगी पूजा त्रिपाठी और हम दोनों तैयार हैं अगले 1 घंटे ढेर सारा एक्शन, क्योंकि आपके लिए ये शो बहुत मायने रखता है, क्योंकि इस शो में आपकी कॉल्स, आपकी जो तमाम क्वेरीज हैं वो हम लेते हैं। लेकिन जरा हम फिलहाल मार्केट पर एक निगाह डाल लें। 19,454 के लेवल पर, यानी 19,000 जो है 500 के लेवल के बाद थोड़ा सा फिसलता हुआ बाजार, लेकिन बाजार में फिलहाल हरियाली कायम और ओएनजीसी, एनटीपीसी, आयशर ये लीड करते हुए बाजार को आज। और बात करें सेंसेक्स की तो यहाँ 65,670 के ऊपर इस वक्त कारोबार करता हुआ 54 पॉइंट ऊपर। वहीं बैंक निफ्टी में भी हल्की तेजी नजर आ रही है, 121 अंक ऊपर 44,866 यानी 45,000 के लेवल के करीब एक बार फिर नजर आता हुआ। और आज के शो में जैसा मैंने कहा कि आपके सवाल हम हमेशा शामिल करते हैं, तो जरा वो तरीका जान लीजिए जिसके जरिए आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। तो स्क्रीन के एक हिस्से में आप देख सकते हैं कि हम आपको वो तरीके बता रहे हैं जिनके जरिए आप अपने सवाल हम तक पहुंचाएंगे। पहला तरीका व्हाट्सएप नंबर का। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप फोन करके, एसएमएस के जरिए आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं, हम इसे शामिल करेंगे। जब भी आप सवाल पूछिए या सवालों को भेजिए, अपना और अपने शहर का नाम जरूर मेंशन कीजिए। और एक गुजारिश, जो लोग हमारे साथ कॉल पर जुड़ रहे हैं वो अपने टीवी का वॉल्यूम पहले से ही म्यूट करके रखें, आसानी होगी। सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं तो फेसबुक पेज, ट्विटर हैंडल और इंस्टाग्राम पे भी जाके आप आसानी से हम तक अपने सवाल पहुंचा सकते हैं। और आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ 2 बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं। जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के गौरांग शाह और प्रिसिजन टेक्निकल एनालिसिस के मंदार जमसांदेकर साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले गौरांग जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा, मार्केट पर नजरिया बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत और पूजा, आपका इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए, और आप सभी को शुभ प्रभात हमारे तरफ से। तो ये जो रुझान हम देख रहे हैं बाजार में, मेरे ख्याल से पिछले हफ्ते भी ऐसा ही कुछ नजर आया था। जब सोमवार और मंगलवार को पिछले हफ्ते अगर आप देखने जाए तो शुरुआत अच्छी हुई थी, लेकिन दिन के मध्यांतर तक जो बढ़त हमने देखी थी वो गवा दी, और फिर बाजार बंद हुआ तब तक वो ऊपर से ऊपर के तरफ के दायरे हमने देखे। हमारा ये मानना है कि छोटी मध्यम अवधि में इसी प्रकार के इंट्राडे या फिर इंत्रदिवसीय जो हम कहते हैं करेक्शंस आपको आते हुए दिखेंगे। हो सकता है कुछ दिन ऐसे होंगे जैसे पिछले हफ्ते हमने शुक्रवार को देखा था कि थोड़े बहुत नीचे के तरफ के दायरे हम देखे। और हम ये भी मानते हैं प्रशांत के ये जो दौर है बाजार का, ये एक दायरे में रहने वाला दौर है, और ये जितना समय इधर बिताएगा बाजार, उतनी ही मजबूत बुनियाद बनेगी, जिससे हम आने वाले भविष्य में जो ऊपर के तरफ के दायरे हैं वहां पर जाएंगे, उसको पार करेंगे और उसके ऊपर टिक पाएंगे। और ये सब होने के लिए मेरे ख्याल से एक मजबूत नींव जो होती है, बुनियाद जो होती है, वो होना बहुत जरूरी है। तो लगता है थोड़ा समय यहाँ पर बाजार बिताएगा, और ये बाजार की सेहत के लिए और निवेशकों की सेहत के लिए बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात, आज 12 जुलाई है। आज से पहले तिमाही के नतीजों का आगाज हो जाएगा इस वित्तीय वर्ष के। टीसीएस, एचसीएल टेक शुरुआत करेंगे आज इसकी, और बाकी दिनों में, हफ्तों में हम बाकी अन्य कंपनियों के नतीजे आते हुए देखेंगे। तो शायद बाजार थोड़ी बहुत दशा और दिशा जो है वो क्षेत्र के आधार पर, कंपनियों के नतीजों के आधार पर ले सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बाजार अब यहाँ से थक गया है और ऊपर नहीं जाएगा। बाजार चला भी था उसी तीव्र गति से, तो थोड़ा बहुत सांस लेना भी जरूरी है। बिल्कुल है। और बाजार की गति दिख भी रही है। थोड़ा यहाँ पर दबाव दिखा, हमने हमें थोड़ा सा करेक्शन आया, लेकिन 19,400 का लेवल मार्केट ने नहीं तोड़ा, और उसके बाद वहाँ से अब हम देख रहे हैं कि हल्की रिकवरी भी इस वक्त देखने को मिल रही है। चलिए, मार्केट पर चर्चा हमारी आगे भी जारी रहेगी, लेकिन अब आपके सवाल शामिल कर लेते हैं। और अगर आपके कुछ सवाल है तो तरीका आपके स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो ही रहा है। और इस बीच हमारे साथ पहले दर्शक जुड़ चुके हैं दिल्ली से, केजे जैन। जैन साहब नमस्कार, किस टॉप पर सवाल है आपका, पूछिए। ओके, चलिए, थोड़ा कनेक्टिविटी इशू है, लेकिन उनका सवाल है हमारे पास। अदानी विल्मर के स्टॉक्स उन्होंने लिए हुए थे, 65 शेयर्स इन्होंने 230 पर लिया हुआ था। मेरे ख्याल से जब ये स्टॉक टूट रहा था तब इन्होंने एंट्री कर ली। 230 के लेवल देखना होगा ये कब के हैं, एक बार
उनसे बात हो जाती तो समझ लेते कब लिया था उन्होंने, लेकिन वहां से इनको मुनाफा अच्छा हुआ। स्टॉक लगभग दोगुना हो चुका है इनकी खरीद प्राइस से और 403 के पास अब कारोबार कर रहा है। आज के लेवल्स हम देखेंगे तो सपाटी कारोबार यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मंदार, आप सजेस्ट करिए अदानी विल्मर में क्या करें? मॉर्निंग। देखिए, अडानी विल्मर के केस में फिलहाल तो हम देखते हैं पिछले 3-4 महीने से एक बेस बना रहा है करंट लेवल्स के आसपास। और ये जो सेल ऑफ हुआ था, यानी हमने देखा कि फरवरी में जो जिस तरीके का एक अडानी के स्टॉक्स में एक सेल ऑफ हुआ था, उसके बाद ये एक बेस बनाने की कोशिश जो है वो बहुत ही पॉजिटिव फॉर्मेशन है। 400 के आसपास बढ़िया सा सपोर्ट बनता है, 400 से लेके 350 तक। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि उन्होंने इनकी जो खरीदी है प्राइस है, ये शायद आईपीओ के आसपास वाली होगी, लिस्टिंग के आसपास वाली होगी, और एक अच्छी लेवल पे इन्होंने खरीदा है 230 का। फिलहाल 400 के आसपास, तो इन्हें चिंता करने वाली बात है नहीं। फिलहाल रेंज बाउंड है, इसलिए 400 और ऊपर में 500 इस तरीके का रेंज बना हुआ है स्टॉक के लिए। लेकिन जब तक ये सपोर्ट रिस्पेक्ट करता है तब तक पोजीशन तो होल्ड करनी चाहिए। इसमें जो स्टॉप लॉस होगा थोड़ा नीचे होगा, लेकिन 320 का स्टॉप लॉस होना चाहिए, 320 का स्टॉप लॉस। अब इनके केस में ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा, क्योंकि अगर वो ट्रिगर भी हो जाता है तो भी इनको मुनाफा होगा। लेकिन पोजीशन तो होल्ड करनी चाहिए, ऐसे लग रहा है इस स्टॉक में अच्छा खासा अपमूव बन सकता है। सिर्फ एक ही चीज है कि ऊपर में ये 500 का रेजिस्टेंस है, ये जब ब्रेक करेगा तब ऊपर में इसमें 700 750 की भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो फिलहाल रेंज बाउंड है, तो होल्ड कीजिए, 320 का स्टॉप लॉस रखिए। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो आपको होल्ड करने की सलाह मिल रही है, और जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है उसका भी लेवल आपको मंदार जी ने बताया। और चलिए अब हमारे खास सेगमेंट की बारी, जिसने कम वक्त में बहुत ही खास जगह बनाई है, ऑप्शन का चैंपियन। और ऑप्शन का चैंपियन बताने के लिए एचडीएफसी सिक्योरिटीज के विनय रजानी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनय जी, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत आपका ईटी नाउ स्वदेश में। बताएं, आपकी नज़र कहाँ है, कहाँ पर कमाई के मौके ऑप्शन की दुनिया में बनते हुए नजर आ रहे हैं? जी, गुड मॉर्निंग। तो हम देख रहे हैं कि पिछले कई दिनों से बैंक्स अंडर परफॉर्म कर रहे हैं निफ्टी को। बैंक निफ्टी रिलेटिवली अंडर परफॉर्म कर रहा है, और कहीं ना कहीं इसमें काफी सारे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का भी कंट्रीब्यूशन है। तो मुझे लग रहा है ये बैंक्स का अंडर परफॉर्मेंस है वो मे भी कंटिन्यू हो सकता है। और एक्सिस बैंक ऐसा स्टॉक है जिसमें एक डबल टॉप फॉर्मेशन हमने देखा था 985 के लेवल्स के करीबन। तो 2 बार वो 985 से घूमा है, ऊपर रेजिस्टेंस लिया है। और आज के सेशन में हमने देखा इसने अपनी प्रीवियस बॉटम थी जो डेली चार्ट्स पे, जो करीबन 950 के थी, वो इंट्राडे में तोड़ दी है। तो एक लोअर बॉटम फॉर्मेशन बना है आफ्टर फॉर्मिंग अ डबल टॉप रिवर्सल पैटर्न। तो इसको टेक्निकली नेगेटिव माना जा सकता है। और बैंक्स रिलेटिवली लार्ज कैप बैंकिंग सेक्टर में हमने वीकनेस देखी है। तो इसके चलते लग रहा है कि एक्सिस बैंक जैसा स्टॉक आने वाले दिनों में थोड़ा प्रेशर में रह सकता है। तो एक बेरिश पोजीशन बना सकते हैं ऑप्शंस के जरिए। ऑप्शन स्ट्रेटेजी जो मैं रिकमेंड करने जा रहा हूँ एक्सिस बैंक में, बेयर पुट स्प्रेड की स्ट्रेटेजी है, जहां पे मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि एक्सिस बैंक का जुलाई का 950 का पुट लिया जाए और सामने 930 का जुलाई का पुट सेल कर दिया जाए। तो इससे आपकी पोजीशन स्प्रेड में बन जाएगी और आपका मैक्सिमम लॉस और प्रॉफिट फिक्स हो जाता है इससे। तो आपका जो मैक्सिमम प्रॉफिट इस स्ट्रेटेजी में रहेगा वो 7531 रुपीज का रहेगा, और मैक्सिमम लॉस एक स्ट्रेटेजी में आपका 4969 का रहेगा। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे काफी फेवरेबल है, 1:1.5 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। आप और जो टोटल मार्जिन इस स्ट्रेटेजी में करीबन जरूरत है वो करीबन 20,700 रुपए का है एक स्ट्रेटेजी करने के लिए। तो बेसिकली आई एम रिकमेंडिंग अ बेयर पुट स्प्रेड स्ट्रेटेजी इन एक्सिस बैंक, बिकॉज एक्सिस बैंक थोड़ा आने वाले दिनों में अंडर परफॉर्म कर सकता है और ग्रेजुअली ये स्टॉक का प्राइस नीचे जा सकता है, ऐसा लग रहा है। तो टुडे आई एम रिकमेंडिंग एक्सिस बैंक बेयर पुट स्प्रेड स्ट्रेटेजी। ठीक है, तो एक्सिस बैंक में बेयर पुट स्ट्रेटजी बनाते हुए विनय रजानी साहब, यहाँ पर आपको 950 की पुट 18 रुपये 80 पैसे पर खरीदना है और 930 का पुट 10 रुपये 85 पर बेचना है। अधिकतम जो मुनाफा है वो 7,531 का हो सकता है और अधिकतम इसमें नुकसान 4,969 रुपये का नजर आ सकता है। तो ये आपको यहाँ पर पूरी जो चार्ट है उसके जरिए आप समझ सकते हैं। सवालों को शामिल करेंगे। हमारे पास सोशल मीडिया पर भी सवाल आ रहे हैं। ट्विटर पर नीरज मंडल जी का सवाल है, CESC पर 20 शेयर्स इन्होंने 85 रुपए पर लिया हुआ है। इस वक्त अगर हम देखें तो इन्होंने थोड़ा ऊपरी लेवल पर एंट्री कर ली थी
52 वीक हाई ही दिखा रहा है इस स्टॉक में, करीब 86 के आसपास का, और इस वक्त 75 के आसपास स्टॉक कारोबार कर रहा है। तो नुकसान हो रहा है इन्हें यहाँ पर। हालांकि ज़्यादा नुकसान नहीं है क्योंकि क्वांटिटी इनके पास काफ़ी कम है, इस वजह से मात्र 120 रुपये का नुकसान हो रहा है इस वक्त इनको स्टॉक में। तो ज़्यादा कुछ बड़ा नुकसान नहीं है, और आज भी हम देख रहे हैं कि स्टॉक सपाट ही कारोबार कर रहा है। CESE पर गौरांग स्टॉक कैसा लग रहा है आपको? इसमें जल्दी कुछ मूवमेंट तो दिखाई नहीं देता है और बहुत ही नॉमिनल लॉस पर है ये। क्या करना चाहिए, स्विच कर लें अपने निवेश को? पूजा बुनियादी दर के आधार पर हमारी खरीदारी की राय है, तो पहले तो इनको मैं बने रहने की राय दूंगा। और दूसरी बात, आपने सही फरमाया, इसने ये जो निवेश है वो थोड़ा ऊपरी स्तर पर है, और कुछ समय पहले यहाँ पर कुछ कॉर्पोरेट डेवलपमेंट भी हुई थी। अब अगर निवेश लंबी अवधि के लिए बना के रखना चाहते हैं तो पहले तो अपना निवेश बना करके रखें। और दूसरी बात मैं ये बताना चाहूंगा कि अगर मौका मिलता है, बाजार में करेक्शन आता है, तो अगर ये 65 के आसपास जाता है उस समय पर, तो निवेश लायक पूंजी हो लंबी अवधि के लिए, तो ये और जोड़ सकते हैं। ये और जोड़ने की बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इनका निवेश ऊपरी स्तर पर है। तो पहले तो अगर ये निचले स्तर पर एवरेज करते हैं, यानी कि और खरीद करते हैं, तो इनका निवेश का स्तर नीचे आ जाएगा, जिससे इनको आसानी होगी लंबी अवधि में इस निवेश में मुनाफा कमाने के लिए। ये कंपनी जिस क्षेत्र से जुड़ी है वहां पर सरकार की नीतियों के आधार पर बहुत बड़े परिवर्तन हो रहे हैं, और इस जैसी बाकी अन्य कंपनियों की भी काफी फायदा मिलेगा, जैसे कि ऊर्जा उत्पादन वाली जो क्षेत्र है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो लंबी अवधि के लिए बने रहे, और 65 के नीचे अगर आता है तो और जुड़े। तो बिल्कुल, तो बने रहने की आपको यहाँ पर सलाह, और ख़ास रणनीति के तहत आगे का जो नज़रिया है वो भी गौरांग जी ने पेश किया। चलिए अगले दर्शक की ओर रुख करते हैं जो हमारे साथ इस वक्त कॉल पर जुड़ गए हैं। इनका नाम है अतुल, मुंबई से जुड़े हैं। अतुल, गुड मॉर्निंग, पूछें अपना सवाल। गुड मॉर्निंग सर, मेरे पास रिको ऑटो के 100 शेयर है और जमुना ऑटो के 100 शेयर है। जमुना ऑटो के भी हैं? हाँ, दोनों के 100 शेयर है। 101 की खरीदी है। 101 की खरीद आपकी रिको में है? हाँ, रिको और जमुना दोनों में 101 रुपए अच्छा, दोनों 101 की खरीदी है, ठीक है। जी। कोई खास नजरिया आपका? 3 से 6 महीने तक होल्ड कर सकता हूँ। 3 से 6 महीने का, ठीक है, ठीक है। मंदार सर जरा बताएं, जमुना ऑटो और रिको ऑटो लेवल्स वही हैं, 101 के लेवल पर इन्होंने लिया हुआ है, और दोनों के 100 स्टॉक्स इन्होंने लिए हुए हैं, 3 से 6 महीने तक रुक सकते हैं। रिको पे पहले अपनी राय दीजिए, उसके बाद जमुना ऑटो पे। देखिए, रिको ऑटो तो बहुत बढ़िया लगता है। अभी अगर लेटेस्ट में अगर इसका फॉर्मेशन देखते हैं तो एक कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट बना है 95 के आसपास, इसमें एक रेजिस्टेंस बना हुआ था, ये ब्रेक करके स्टॉक ऊपर चला हुआ है। मंदार सर, अपने आप को जरा अनम्यूट कर लें आप। प्रशांत जी, मैं कह रहा था कि अब रिको ऑटो में एक रेजिस्टेंस बनता है जो ऑल टाइम हाई से आता है, 110 111 के लेवल्स पे ये रेजिस्टेंस है। तो एक बार ये ब्रेक कर लेता है तो मुझे लगता है कि ये ऊपर का जो इसका ट्रेंड है वो कंटिन्यू करेगा। बहुत बढ़िया सा स्ट्रेंथ इस स्टॉक में बना हुआ है, और बहुत ही बढ़िया से वॉल्यूम्स भी ट्रेड कर रहा है। ऊपर की तरफ ये 110 111 का रेजिस्टेंस एक बार ब्रेक कर देता है तो ऊपर में ये 130 135 के लेवल्स के लिए एम करेगा। तो इसलिए इनके लिए राय रहेगी कि फिलहाल तो आप होल्ड कीजिए। इसमें जो स्टॉप लॉस होगा वो 97 का होगा, 97 के स्टॉप लॉस से पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। प्लस ऐड करनी हो तो ऐड भी कर सकते हैं, 130 35 का इसमें टारगेट बनेगा। और जो इनका दूसरा जो सवाल था जमुना ऑटो के बारे में, जमुना ऑटो के केस में पिछले 1.5 साल से ये स्टॉक कंसोलिडेशन में है, और ये कंसोलिडेशन सही भी है। यानी इसमें जिस तरीके का पिछले 2-2.5 साल में एक अपमूव हमने देखा कि नीचे की तरफ 20-22 रुपए से ये स्टॉक ऊपर में 130 रुपए तक चल चुका था, तो इसलिए ये पिछले 1.5 साल से इस काइंड ऑफ कंसोलिडेशन में ट्रेड कर रहा है। अब जो करंट लेवल से यहाँ पे इस स्टॉक में सपोर्ट भी बनता है, 100 रुपए से लेके 95 रुपीज तक इसमें सपोर्ट है, और ऊपर की तरफ 130 के आसपास इस स्टॉक में रेजिस्टेंस बना हुआ है। तो इसमें भी एक होल्ड की राय रहेगी। और इसमें एक और स्ट्रेटेजी मैं सुझा सकता हूं कि जिस तरीके से ये रेंज बाउंड ट्रेड कर रहा है, कोई भी अगर रेंज बाउंड स्टॉक है तो उस केस में आप सपोर्ट के आसपास बाय कर सकते हैं। तो ये स्टॉक 100 रुपए के आसपास आ जाता है तो आप 90 के स्टॉप लॉस से आप बाय कीजिए। ऊपर में ये चलता है 120 125 तो वहां पे प्रॉफिट बुकिंग कर दीजिए। तो इस तरीके का स्विंग ट्रेड आप जरूर कर सकते हैं। प्लस आपका अगर व्यू लॉन्ग टर्म है, जो आपने खरीदी की है
उसके बारे में अगर लॉन्ग टर्म व्यू है तो वो पोजीशन होल्ड कीजिए। अंडर करंट स्टॉक में पॉजिटिव लग रहा है, 90 का स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, तो जमुना ऑटो और रिको ऑटो दोनों में बने रहने की सलाह। वैसे तो आप मुनाफे में हैं ही, लेकिन यहाँ से और भी तेजी देखने को मिल सकती है। स्टॉप लॉस जरूर लगाते जाइए, या चाहिए तो ट्रेल करते रहिए अपनी स्टॉप लॉस को। अब अगला सवाल ले लेते हैं, और ये हमें हमारे साथ मुंबई से ही अगले दर्शक जुड़े हैं, मनोज जी। मनोज जी नमस्कार, किस स्टॉक पर सवाल है आपका, पूछिए। नमस्कार, मेरे पास अंबुजा सीमेंट है 2500 शेयर एट द रेट 465। तो हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आने के बाद ये डाउन ही हो गया, 530 का था मेरा। तो अभी आगे इसके लिए मैं क्या करूँ? आई कैन होल्ड फॉर लॉन्ग। ओके, गौरांग आप सजेस्ट करिए। और क्लियरली इन्होंने सही कहा, जब रिपोर्ट आई थी तो हमने तमाम स्टॉक्स में गिरावट देखी थी। अंबुजा सीमेंट में भी ऐसा ही कुछ हमने देखा, बट लॉन्ग टर्म निवेशक है तो क्या चिंता करने की कोई बात है? होल्ड कर सकते हैं स्टॉक को? अंबुजा पहले तो डिस्क्लोजर, अंबुजा सीमेंट पर लंबी अवधि के लिए हमारी खरीदारी की राय है। और मनोज जी को इतना कहूंगा कि ये छोटी अवधि में जो भी खबरें आई थी उसको लेकर के ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा अनुमान ये कहता है कि सीमेंट क्षेत्र जो है पूरा वो काफी सकारात्मक सा रुझान लेकर के आएगा। पहले तो जो सीमेंट की बोरियों के महीने दर महीने बिक्री के आंकड़े आते हैं वो काफी सक्षम और मजबूत है। और आम लोगों की विचारधारा ये होती है पूजा के बारिश के मौसम में जो निर्माण कार्य की गतिविधि है वो धीमी पड़ती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप पिछले साल की बारिश के मौसम के आंकड़े देखें, और इस साल तो अभी बारिश शुरू हुई है, मेरे ख्याल से जो आंकड़े आएंगे वो पिछले साल से बेहतर आएंगे। नतीजों में जो पहले दिक्कत थी, यानी कि पिछली वित्तीय वर्ष में पहली दूसरी तिमाही में लागत खर्च को लेकर के मुनाफे के जो आंकड़े आए थे उसमें दबाव था, लेकिन अब वो पूरी परिस्थिति जो है वो पूर्ण रूप से परिवर्तन हो गई है। और ऑपरेशनल एफिशिएंसीज लाने के बाद ऑपरेटिंग मार्जिन में काफी कुछ सुधार हुआ है। लंबी अवधि का निवेश है तो बने रहें। इन सब छोटी दुर्घटनाओं को लेकर के ज्यादा आपको ध्यान नहीं देना चाहिए। तो यह है व्यू अंबुजा सीमेंट पर। चलिए, आपके लिए कमोडिटी मार्केट की बारीक बातों को आसान भाषा में लेकर आते हैं, और इसे लेकर रोज आते हैं हमारे साथ हमारे सहयोगी विश्व मोहन। तो विश्व मोहन हमें आज बताने वाले हैं कि आखिर कमोडिटी की ABCD में क्या दिलचस्प टॉपिक है। ट्रेडिंग की एल्गो ट्रेडिंग होता क्या है? एल्गो ट्रेडिंग मतलब ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो ट्रेड के निर्देशों को फॉलो करता है। यानी आपके जो पैरामीटर्स है, ट्रेडिंग पैरामीटर्स है, ट्रेडिंग का जो पैटर्न है वो आपने कंप्यूटर में फीड कर दिया है। कंप्यूटर ऑटोमेटिक तरीके से उसी को फॉलो करेगा और उसी हिसाब से आपका बाई सेल ऑर्डर होगा। प्रोग्राम ट्रेडिंग या ब्लैक बॉक्स ट्रेडिंग भी इसे कहा जाता है। एल्गोरिदम के आधार पर इसका नाम एल्गो दिया गया है। इसके फायदे क्या है? इसका फायदा यह है कि इसमें ह्यूमन एरर होने की गुंजाइश नहीं रहती है, क्योंकि मशीन द्वारा, कंप्यूटर के द्वारा ये सारे सौदे डाले जाते हैं। साथ ही जो भी इमोशनल या फिर साइकोलॉजिकल जो गलतियां होती है, आमतौर पे स्टॉप लॉस आप लगाना भूल जाते हैं या नहीं लगाना चाहते, आपको लगता है कि कहीं बाजार यहाँ से रिवर्स हो जाए, तो ये तमाम तरह की गलतियां ये नहीं करता। आपने जो भी पैरामीटर सेट कर दिया, मान लीजिए आपने कोई कमोडिटी, गोल्ड या क्रूड या कोई भी स्टॉक्स में भी आपने ट्रेड करना है, आपके पैरामीटर है कि 50 डे मूविंग एवरेज 200 मूविंग डे एवरेज के ऊपर जाए तो वो उस कमोडिटी में खरीदारी हो जाए, तो वो वही करेगा जो आपने सेट कर दिया। अगर उसके 50 डे मूविंग एवरेज 200 मूविंग एवरेज के नीचे अगर आ जाए तो वहाँ पर बेच जाए। तो आपने जो सेट कर दिया उस प्रोग्रामिंग के आधार पर। लेकिन इसके लिए चाहिए क्या? आपको प्रोग्रामिंग की नॉलेज होनी चाहिए, ट्रेडिंग का अनुभव होना आपके लिए ज़रूरी है, मैथमेटिकल और जो क्वांटिटेटिव जो कैलकुलेशन होते हैं उसका अनुभव भी आपको ज़रूरी होना है। फिर आप एल्गो ट्रेडिंग का फ़ायदा उठाए और ऑटोमेटेड ट्रेडर का फ़ायदा उठाए। जो ह्यूमन एरर है उसकी गुंजाइश कम रहेगी, क्योंकि ये बहुत ही फास्ट और बहुत तेज़ी से आपके सौदे डालेगा भी और काटेगा भी। ये एक बढ़िया बात है एल्गो ट्रेडिंग के साथ। बिल्कुल। तो यहाँ जो है
वो आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी गुंजाइश छूटनी नहीं चाहिए। आपकी कैलकुलेशन और आपकी प्रोग्रामिंग सब पर जो है वो मजबूत पकड़ बनी रहनी चाहिए। आप जो है सक्षम होंगे इन दोनों मोर्चों पे, तब आप एल्गो ट्रेडिंग ट्राई करें। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे विश्व मोहन आपका इस खास और बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए। और इन सब के बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, नाम है कृष्ण कुमार, जयपुर राजस्थान से। कृष्ण जी, स्वागत है आपका, गुड मॉर्निंग, पूछें अपना सवाल। गुड मॉर्निंग सर। GRSC के मैं सर 25 शेयर है 570 पे, और अतुल ऑटो के भी है सर। मार्केट 17,000 पे था तब मैंने लिया था 280 रुपए पे, अब मार्केट हाई पे है और ये लो पे है सर। इसका क्या करना है सर? ये ऐसे शेयर को रखना चाहिए क्या पोर्टफोलियो में? ठीक है, तो दो स्टॉक्स पे इनको राय जाननी है। मंदार सर, ज़रा बताएं, यहाँ पर गार्डन रिच और अतुल ऑटो दोनों पे नजरिया चाहते हैं। गार्डन रिच का इन्होंने लेवल भी दिया हुआ है कि जो है 25 स्टॉक जो है वो इन्होंने लिए हुए हैं 520 के भाव पे, क्या करना चाहिए? प्रशांत जी, देखिए गार्डन रीच के केस में तो चार्ट बढ़िया लग रहा है, अच्छे खासे अप ट्रेंड में है, और ये जो अप ट्रेंड फिलहाल चल रहा है ये कंसोलिडेशन के बाद है। यानी हमने देखा कि पिछले साल अक्टूबर नवंबर के बाद ये स्टॉक एक कंसोलिडेशन में चले गया था। 540 550 ऊपर का रेजिस्टेंस बना हुआ था और नीचे की तरफ 420 410 इस तरीके का सपोर्ट बना हुआ था। तो एक 100 पॉइंट के रेंज में ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था 6 से 8 महीने, और पिछले महीने ही स्टॉक ने ये रेजिस्टेंस ब्रेक करके, ये जो रेंज था ये ब्रेक करके ऊपर चला है। तो मुझे तो ये बहुत ही पॉजिटिव लगता है। अब इनकी जो पोजीशन है, बाइंग भी बहुत बढ़िया से प्राइस पे है, तो करंट लेवल्स पे राय तो होल्ड की है। इनके केस में 560 का स्टॉप लॉस होना चाहिए, 560 के स्टॉप लॉस से ये पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। और अगर एक 6 महीने का व्यू रखते हैं तो मुझे लगता है ऊपर में 750 से लेके 760 का इनको इस स्टॉक में टारगेट मिलना चाहिए, तो इसमें तो होल्ड पोजीशन रहेगी। अब अतुल ऑटो के केस में ये स्टॉक एक मूव समहाउ ऊपर की तरफ ये टिक नहीं पा रहा है, यानी जब भी ये ऊपर चलने की कोशिश करता है तो ऊपर में बिकवाली आ जाती है और एक डाउन ट्रेंड में ये स्टॉक बना हुआ है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर लॉन्ग टर्म व्यू है तो ये इस स्टॉक में भी पोजीशन होल्ड की जा सकती है। 320 के आसपास इस स्टॉक में अच्छा खासा सपोर्ट बनता है, तो 300 का स्टॉप लॉस इसमें रखना चाहिए। 300 के स्टॉप लॉस से पोजीशन होल्ड कर सकते हैं, और ऊपर में ये 370 380 जब भी चलेगा तब वहां पे एक रिव्यू कर सकते हैं, या फिर वहां पे प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करने के बारे में सोच सकते हैं। सिर्फ एक ध्यान रखना है कि अतुल ऑटो के केस में जो आपने व्यू रखना है वो कम से कम 2 से 3 साल का रखना चाहिए, तो इस स्टॉक में हमें मूव देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो ये है व्यू गार्डन रीच पर। अब अगला सवाल ले लेते हैं, और हमारे साथ पंजाब से संदीप जुड़े हैं फोन लाइन पर। संदीप जी नमस्कार, किस स्टॉक पर सवाल है आपका? नमस्कार मैडम जी। मैडम मेरे पास जेके पेपर है, 200 शेयर है मैडम 320 पर, और 300 शेयर IEX के 240 पे। IEX 240 पे, ठीक है। कितना समय दे सकते हैं आप? मैडम 6 महीने तो साल तो आगे हो गया IEX को तो। ठीक है, तो पहले जेके पेपर पर सलाह ले लेते हैं। गौरांग, कैसी लग रही है आपको ये कंपनी? हल्का नुकसान हो रहा है इनको, 320 पर मेरे ख्याल से हाल फिलहाल में इन्होंने एंट्री ले ली होगी जेके पेपर में। अभी क्या करें, बने रहे स्टॉक में और तेजी के लिए? तो पूजा इस पर विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करेंगे क्योंकि कवरेज नहीं है, लेकिन इस सेक्टर को भी लेकर के पूजा हमने कवरेज नहीं रखी है। उसका कारण ये है कि पेपर इंडस्ट्री एक दौर से गुजरता है, और वो दौर मेरे ख्याल से साल में 1 या 2 बार आपको देखने मिलता है, जब भी सरकार की तरफ से इस क्षेत्र को लेकर के कुछ खबरें आती है या फिर न्यूज प्रिंट्स के जो भाव होते हैं वो ऊपर चले जाते हैं। और आज के युग में जब कम से कम पेपर की इस्तेमाल की बात चल रही है, हालांकि ये बात जायज है कि कुछ क्षेत्र में इसकी जरूरत पड़ती है, लेकिन हमें नहीं लग रहा कि ये क्षेत्र ज्यादा आपको योगदान दे सकता है। जो है वो फिलहाल जो राय है इस पे थोड़ी नेगेटिव है, बहुत
जो पेपर इंडस्ट्री है उस पर बेहतर संकेत नहीं मिल रहे हैं। हम सवाल भी लें उससे पहले गौरांग सर, एक जिज्ञासा थी मेरी। अभी आप जब चर्चा कर रहे थे और जब आप सीमेंट सेक्टर की बात कर रहे थे और आप कह रहे थे कि आमतौर पे जो मॉनसून का समय होता है उस समय ये माना जाता है कि जो निर्माण की गतिविधियां हैं वो थोड़ी सी थम सी जाती हैं और इस वजह से वहाँ पर थोड़ा सा स्लो डाउन हमें नज़र आता है। ज़रा एक विस्तृत विचार रखें अपना कि कौन कौन से ऐसे सेक्टर होते हैं जिसमें मौसम का विशेष प्रभाव होता है, क्योंकि हम देखते हैं इरिगेशन के शेयर में भी एक खास वक्त में बड़ी तेजी नजर आती है, केमिकल शेयर या फर्टिलाइजर शेयर पे भी कुछ इसी तरह का नजरिया बनता है। तो जरा अपना एक्सपर्ट कमेंट दें कि मौसम के बदलते मिजाज में कहां कहां पर नजर रखनी चाहिए। तो प्रशांत देखिए, बारिश का मौसम हमारे देश के लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारी जो जनसंख्या है उसके बड़ी प्रतिशत जो है वो कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई है। और हमारा ये भी मानना है कि पिछले जो 3 या 4 वर्ष से मेघराज का आशीर्वाद हमारे देश पर रहा है, उसके कारण एक तो पैदावार तो अच्छी हो रही है, लेकिन जो आमदनी है किसान भाई और बहनों की, वो भी निर्णायक तरीके से ऊपर जा रही है। और सरकार ने डायरेक्ट कैश ट्रांसफर बेनिफिट द्वारा बाकी अन्य कृषि योजनाओं के आधार पर काफी कुछ लाभ किसानों को मिला हुआ है, पहली बात। दूसरी बात, आपका जो प्रश्न है उसका उत्तर देते हुए, अगर बारिश अच्छी होती है तो हमारे देश में फर्टिलाइजर, इरिगेशन से जुड़ी हुई कंपनियां, जो जेनेरिक सीड्स बनाती हैं, जो मान्यता है सरकार की, उन सब कंपनियों पर, एफएमसीजी कंपनियों पर, ऑटो सेक्टर पर इसका असर पड़ता है। और कमूमन मेरे ख्याल से बैंकिंग सेक्टर में भी इसका असर पड़ता है, क्योंकि आई थिंक ओवरऑल जो लोन होती है कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई, उसकी रिपेमेंट जो होती है प्रिंसिपल और इंटरेस्ट की, वो काफी तीव्र गति से हो जाती है। और हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए, विकास दर के लिए भी बारिश का मौसम अच्छा होना इसलिए जरूरी है क्योंकि एक बहुत बड़ा योगदान देता है। आपने देखा होगा अभी हाल ही में कुछ फल और सब्जियों के दाम जिस प्रकार से आसमान छू रहे हैं, तो अगर किल्लत होती है तो पैदावार कम होती है, पैदावार कम होती है तो जो खाने पीने के पदार्थ की महंगाई के आंकड़े हैं वो ऊपर जाते हैं। तो इसको नियंत्रण में रखना बहुत जरूरी है। और ये जो सेक्टर है वो उसी तरीके से नेगेटिवली इंपैक्ट होते हैं अगर बारिश की कुछ किल्लत हो जाती, जैसे इस बार ही अनुमान था, बारिश मौसम आए उसके पहले स्काईमेट और मेट डिपार्टमेंट ने कुछ बयान दिए थे कि लॉन्ग टर्म एवरेज से कम बारिश होगी। सीमेंट सेक्टर में भी एक बहुत बड़ा इसका असर पड़ता है। और मैं ये मानता हूं कि अगर बारिश कम भी होती है थोड़ी बहुत, लेकिन बारिश का जो बिछाव है, यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न है, अगर वो अच्छा हो जाता है तो जो नेगेटिव इंपैक्ट है वो कम हो जाता है। यानी कि कहने का तात्पर्य है सीमेंट, ऑटो, एफएमसीजी, फर्टिलाइजर, इरिगेशन एंड जेनेरिक सीड से जुड़ी हुई कंपनी। ये बड़ा ज़रूरी था इस चर्चा को रखना कि कई बार जो दर्शक होते हैं वो उनकी इस तरह की शंकाएं जो हैं उसका समाधान निकालना भी बहुत ही आवश्यक होता है, और एक बहुत ही बेहतर दृष्टिकोण पेश करते हुए गौरांग जी। चलिए अगले कॉलर की ओर बढ़ते हैं। अमित सिंह है मध्य प्रदेश से। अमित, गुड मॉर्निंग, पूछे अपना सवाल। हाँ सर, नमस्कार। मेरे पास इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस के 50 शेयर हैं और उनको लगभग मैं 1 साल से होल्ड कर रहा हूँ। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ सर, इसको और आगे होल्ड करूँ या किसी दूसरे शेयर में इसको विड्रॉल करके उसके अमाउंट को शिफ्ट कर दूँ, ये जानकारी लेना चाह रहा था। ठीक है 126 के स्तर पर इन्होंने लिया हुआ है, जानना चाहते हैं क्या इसमें बने रहना ठीक है या निकल जाना बेहतर होगा। मंदार जी बताएं क्या होगी इनको सलाह। प्रशांत जी देखिए, पिछले बहुत ही अरसे से ये इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस समहाउ परफॉर्म नहीं कर चुका है। जब भी ये ऊपर चलने की कोशिश करता है ऊपर में बिकवाली आ जाती है। लेकिन अब पिछले 3 महीने से एक स्टडी अपमूव में है, तो ये स्टॉक यानी 92 का एक लो करने के बाद एक स्टडी अप ट्रेंड, एक हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन में ये ऊपर 130 तक तो चला है। अब शॉर्ट टर्म अगर व्यू है तो मुझे लगता है, और ये ट्रेंड अगर कंटिन्यू होता है तो मुझे लगता है कि ऊपर में 150-155 तक ये स्टॉक चल सकता है, तो वहां पे रिव्यू कर सकते हैं। तो फिलहाल अपमूव में तो अगर ऊपर चल रहा है तो क्यों काटना उसे, तो चलने दीजिए। जब चलना बंद होगा तब हम दूसरे किसी स्टॉक में शिफ्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। तो फिलहाल तो राय है कि होल्ड कीजिए।
12 का स्टॉप लॉस होगा, 112 के स्टॉप लॉस से आप इसमें पोजीशन होल्ड कीजिए और जब भी ये 150 155 के आसपास जाएगा तब वहां पे आप प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोच सकते हैं या फिर से सवाल पूछ सकते हैं, तो वहां पे रिव्यू करेंगे कि ऊपर के कुछ टारगेट्स अगर एक्टिवेट होते हैं तो वो भी डिसाइड कर सकते हैं। तो फिलहाल तो होल्ड कीजिए, 110 का स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, तो 110 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की राय इस वक्त आपको दी जा रही है स्टॉक में। अगला सवाल ले लेते हैं। रायपुर से हमारे साथ फोन लाइन पर आनंद जुड़े हैं। नमस्कार आनंद जी, पूछिए किस स्टॉक पर सवाल है आपका। नमस्कार जी, मेरे पास टीसीएस के 800 शेयर हैं जी, और इन्फोसिस के मेरे पास 600 शेयर हैं। इन्फोसिस के 600 शेयर्स, ये किस भाव पर लिया है आपने इन्फोसिस को? इन्फोसिस के मेरे पास 600 शेयर हैं, ये अपने 1600 के भाव के हैं और जो टीसीएस के 800 शेयर हैं ये मेरे पास 3500 के भाव के हैं। ये लॉन्ग टर्म के लिए लिया है आपने टीसीएस और इन्फोसिस? पहले लिया है तो मैं यही जानना चाहता हूँ आईटी में आगे रहेगा, कैसा क्या रहेगा इन्फोसिस और टीसीएस का। स्टॉक सिलेक्शन ठीक ही आपका। आईटी, दोनों ही आईटी शेयर आपने लिए हुए हैं, हालांकि अभी फिलहाल दोनों स्टॉक में नुकसान हो रहा है आपको, और टीसीएस के तो आज नतीजे भी हैं तो उसका भी कुछ असर दिख सकता है। गौरांग जी, आपसे ओवरऑल व्यू लेना चाहेंगे आईटी स्टॉक्स पर, और टीसीएस और इन्फोसिस पर भी इनको सजेशन दीजिए। फिलहाल तो ये नुकसान में है और ये तिमाही भी बात की जा रही है कि आईटी स्टॉक्स के लिए, आईटी कंपनियों के लिए ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं रहने वाला है। क्या व्यू बन रहा है आपका इस वक्त? काफ़ी नुकसान में है क्योंकि क्वांटिटी भी उन्होंने ली रखी है इस स्टॉक की, तो अभी फिलहाल बने रहने की ही सलाह देंगे इसमें? तो पूजा, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि इनके निवेश जो है वो लंबी अवधि के लिए होगा और टीसीएस में काफी लोग इसलिए फंसे हुए नजर आते हैं पूजा, क्योंकि इनका जो बायबैक था उसको देख करके काफी छोटे निवेशक या मध्यम निवेशक जो होते हैं उन्होंने ये सोच के ले लिया कि खरीद लेते हैं, बाजार भाव कम था, बायबैक का मेरे ख्याल से 3800 का भाव था अगर मेरी याददाश्त सही है तो, और फिर बायबैक में देख देंगे। लेकिन लोग ये भूल जाते हैं या फिर ये सोचते नहीं कि बायबैक अगर करती भी है कंपनी तो उसका प्रोपोर्शनेट बायबैक होता है, यानी कि जितने शेयर बायबैक में जाते हैं और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बोर्ड मीटिंग में क्या राशि निर्धारित की है बायबैक के लिए। तो जरूरी नहीं कि पूरे पूरे शेयर चले जाएं, कुछ जाते हैं जितना प्रोपोर्शनेटली होता है उस मात्रा में जाता है और बाकी आपके डीपी अकाउंट में। लेकिन इस चीज को दूर रखते हुए पहले तो दोनों ही कंपनियों के ऊपर बुनियादी तर्क के आधार पर हमारी खरीदारी की राय है। आपने सही बताया कि टीसीएस, माफ कीजिएगा, आईटी सेक्टर को लेकर के मात्र इस तिमाही में नहीं पूजा, पिछले वित्तीय वर्ष में भी अगर आप देखने जाए तो पहली दूसरी तिमाही तक तो काफी लोग नकारात्मक सा रुझान लेकर के चल रहे थे, लेकिन फिर जब तीसरी और चौथी तिमाही के नतीजे आए तो लोगों ने खरीदारी की राय दी। हमारी काफी लंबे समय से राय है और हम ये मान के चल रहे हैं कि ये जो पहली तिमाही और शायद दूसरी तिमाही के भी इस वित्तीय वर्ष के नतीजे आएंगे वो थोड़े दबाव में रहेंगे, इसमें कोई आश्चर्य नहीं। लेकिन क्या आपको आईटी सेक्टर को लंबी अवधि के लिए नजरअंदाज करना चाहिए, वो हम समझदारी नहीं समझते हैं। आपको आईटी सेक्टर पर बिल्कुल ध्यान देना चाहिए और आज के तारीख में जिस प्रकार के साइबर क्राइम्स हो रहे हैं, जरूरी है छोटी मध्यम या बड़ी कंपनी के लिए अपने आईटी एनवायरनमेंट या आईटी प्लेटफॉर्म जो होता है पूजा, उसको सुरक्षित रखने के लिए, ताकि जो उपभोक्ता या जो भी सेवाएं उपभोक्ता इस प्लेटफॉर्म की उपलब्ध करते हैं उनको किसी तरह का डर या भय ना हो। और इसके लिए जरूरत पड़ती है आईटी सेक्टर कंपनियों की, मिसाल के तौर पर टीसीएस और इन्फोसिस। तो लंबी अवधि के लिए हम खरीदारी की राय दे रहे हैं। इनका निवेश थोड़ा बहुत ऊपरी स्तर पर बिल्कुल है, लेकिन अगर निवेश लायक, और आज नतीजे हैं टीसीएस के, तो मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आंकड़ों में इतनी बड़ी निराशा ना हो। ठीक है, तो बने रह सकते हैं आप टीसीएस इन्फोसिस में, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिहाज से इसको रखें। कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत यहाँ पर दबाव दिख सकता है क्योंकि नतीजों का असर भी थोड़ा बहुत रहेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए कोई दिक्कत नहीं है टीसीएस और इन्फोसिस में। मीडिया के जरिए जो सवाल हम तक पहुंचे हैं उन पर जरा निगाह डाल लेते हैं। विपिन गर्ग ने हम तक इंस्टाग्राम के जरिए सवाल पूछा है। इन्फीबीम एवेन्यू के इनके पास 2000 शेयर हैं, 23 रुपए के भाव पे इन्होंने लिया हुआ है और फिलहाल अच्छे खासे नुकसान में चल रहे हैं। मंदार जी बताएं क्या होगी इनको सलाह। प्रशांत जी देखिए, इस स्टॉक में उस तरीके का, जरा अपने आप को अनम्यूट कर लें आप।
प्रशांत जी, मैं कह रहा था कि जब भी ये स्टॉक 20 रुपए के आसपास चलने की कोशिश करता है ऊपर की तरफ, तब इसमें बिकवाली आ जाती है और ये स्टॉक नीचे आ जाता है। नीचे की तरफ इस स्टॉक में 12-13 रुपए के आसपास सपोर्ट है। नो डाउट 13 रुपए से लेके 20 रुपए इस तरीके का एक रेंज इस स्टॉक का बना हुआ है पिछले एक साल से। तो अगर लंबे अरसे का व्यू है तो 12 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस रख के पोजीशन होल्ड जरूर कर सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से ये पिछले 4 साल से ये ट्रेड कर रहा है, डल काइंड ऑफ फ्लैट काइंड ऑफ अ ट्रेड जिस तरीके से स्टॉक में बना हुआ दिख रहा है, मुझे लगता है कि ये स्टॉक एग्जिट करना बेहतर होगा और दूसरे किसी स्टॉक में शिफ्ट किया तो वो ज्यादा अच्छी स्ट्रेटेजी होगी। ठीक है, तो एग्जिट कर लीजिए स्टॉक से और दूसरे किसी स्टॉक में एंट्री ले लीजिए। नुकसान आपको काफ़ी हो चुका है और ज़्यादा बड़ी तेज़ी दिखाई नहीं दे रही है, तो कोई भी उछाल मिले निकलने की कोशिश कीजिए। और शो के दौरान हमने काफ़ी सारे स्टॉक्स पर चर्चा भी की, आप वहाँ पर नज़र रख सकते हैं। चलिए अब अगला सवाल ले लेते हैं और हमें सोलापुर से उमेश जी ने कॉल किया है। उमेश जी नमस्कार, किस स्टॉक पर सवाल है आपका, पूछिए। ओके, चलिए उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन उनका सवाल है हमारे पास। रामन एंटरप्राइजेस 212 पर लिया है और 212 शेयर्स इन्होंने 950 पे लिए हुए हैं और इनकी खरीदारी के पास ही स्टॉक कारोबार भी कर रहा है, हल्के मुनाफे में है ये। मंदार जी, शॉर्ट टर्म व्यू ही लग रहा है इनका, ट्रेडिंग के लिहाज से लिया होगा, क्या करें पिरामिड एंटरप्राइजेस में? देखिए, शॉर्ट टर्म चार्ट पे तो ये स्टॉक फिलहाल एक बहुत ही नैरो रेंज में फिलहाल ट्रेड कर रहा है। 920 के आसपास इसमें सपोर्ट बनता है, 980 के आसपास इसमें रेजिस्टेंस बनता है। आज भी देखते हैं तो 955, 56 उसी रेंज में ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है कि ये दो लेवल्स आपने वॉच करने जरूरी है। ये स्टॉक जब भी 980 का लेवल ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा तब 1150 तक के लेवल के लिए ये स्टॉक एम करेगा। तो आपका जो करंट पोजीशन है वो होल्ड कीजिए, इसमें 910 का स्टॉप लॉस होगा, 910 के स्टॉप लॉस से पोजीशन होल्ड कीजिए। 980 का लेवल आपने देखना है, वो ब्रेक होगा तो 1150 का टारगेट। ठीक है, तो यहाँ पर एक खास नज़रिया बनता हुआ। चलिए अगले जो हमारे दर्शक हैं हरप्रीत सिंह हैं, व्हाट्सएप के जरिए हम तक इन्होंने अपना सवाल पहुँचाया है। रेणुका शुगर के 300 शेयर इनके पास हैं, 44 के भाव पे इन्होंने लिया हुआ है। गौरांग जी, आपकी कोई खास राय इस पे? क्षमा चाहता हूँ प्रशांत, इस क्षेत्र पर ना तो कोई कवरेज है और ना ही इस कंपनी पर हम सक्षम है टिप्पणी करने के लिए। ठीक है, मंदार जी आप बताएंगे। रेणुका शुगर 300 स्टॉक लिए हुए हैं, 44 रुपए के भाव पे, उनके भाव के आसपास ही है, आगे का नजरिया चाहते हैं। प्रशांत जी देखिए, पिछले एक साल से ये स्टॉक 42 और 64 इस तरीके के रेंज में ट्रेड कर रहा है। अब इनकी जो खरीदारी है वो सपोर्ट के ऊपर है, तो वो एक अच्छी बात है। तो मुझे लगता है कि पोजीशन तो होल्ड करनी चाहिए। 38 का इसमें स्टॉप लॉस बनेगा, 38 के स्टॉप लॉस से आप पोजीशन होल्ड कीजिए। अब आज भी स्टॉक ने इंट्राडे में ऊपर चलने की कोशिश की, 44.5 तक चला, लेकिन फिर से नीचे आ गया। तो ये जो लेवल है 45, 46 के आसपास वाला, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बनता है, ये ब्रेक करता है तो ये स्टॉक ऊपर चलेगा, लेकिन सपोर्ट पे फिलहाल ट्रेड कर रहा है। तो राय तो होल्ड की है, 38 का स्टॉप लॉस होगा पर आपको मिलती हुई। और इसी के साथ सवालों का सिलसिला हम यहीं ख़त्म करेंगे और आपको बता दें कि आपको अपने सवाल इस शो में अगर पहुंचाने हैं तो वो ज़रिया भी हम आपको बताएंगे। फिलहाल अपने दोनों खास एक्सपर्ट मंदार जी और इसके साथ ही हमारे साथ गौरांग जी जुड़े, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी खास राय देने के लिए। और आपको बता दें कि जो स्क्रीन के एक हिस्से में आप तरीके देख रहे हैं, इन तरीकों से आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। व्हाट्सएप के जरिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आप अपने सवाल भेजिए। अपने सवाल भेजते वक्त अपना और अपने शहर का नाम ज़रूर मेंशन कीजिए। फिलहाल मुझे और पूजा, हम दोनों को दीजिए इजाज़त। आगे भी ईटी नाउ स्वदेश पर आप जो स्टॉक भरा एक्शन है और बहुत सारे कमोडिटी से जुड़ी खबरें हैं, वो सभी आपका इंतज़ार कर रही हैं।